प्रवर्तन के प्रकार। देखो कल हम लोगों ने पढ़ चुका था प्रकाश प्रवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश प्रवर्तन किसे कहते हैं, और उसके बाद पढ़ रहे थे प्रकाश प्रवर्तन के प्रकार। ठीक है, प्रकाश प्रवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला नंबर होता है नियमित प्रवर्तन, दूसरा विसरित प्रवर्तन या अनियमित प्रवर्तन। ठीक है, नियमित प्रवर्तन में क्या पढ़ा था, नियमित प्रवर्तन में पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से क्या हो, किसी समतल सतह से प्रवर्तित होती हैं तो वह नियमित प्रवर्तन होता है। जैसे ये देख सकते हैं नियमित प्रवर्तन क्या हो रहा है, समतल सतह है ये। ठीक है, समतल सतह से प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है, उसके बाद ऐसे ही अगर समांतर आ रही तो समांतर ही क्या हो रही हैं, प्रवर्तित हो जा रही हैं। ठीक है, और अनियमित प्रवर्तन में क्या होता, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरी सतह से, किससे, खुरदुरी सतह से प्रवर्तित होती हैं तो उसको बोलते हैं अनियमित प्रवर्तन। क्या बोलते हैं उसको, अनियमित प्रवर्तन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अनियमित प्रवर्तन और हो गया था, उसके बाद फिर हम देखते हैं प्रकाश प्रवर्तन के नियम। प्रकाश प्रवर्तन के नियम क्या होता है और प्रकाश प्रवर्तन नियम कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश प्रवर्तन के नियम 3 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। प्रकाश प्रवर्तन के नियम 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम फिगर को देख लेते हैं। ठीक है, तो फिगर में देखना ध्यान से, ये फिगर जो है, ये आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। और यहाँ से प्रवर्तित होने वाली किरण को बोलते हैं प्रवर्तित किरण। ठीक है, यहाँ से प्रवर्तन होने वाली किरण को बोलते हैं प्रवर्तित किरण। ठीक है, और इस जिस बिंदु पर प्रवर्तित होती है उस बिंदु पर हम एक लंबवत अगर रेखा खींच दें तो उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं उसको, अभिलंब। ठीक है, और अभिलंब के साथ आपतित किरण अगर कोण बनाता है तो उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं उसको, आपतन कोण। अगर अभिलंब के साथ प्रवर्तित किरण कोण बनाता है तो उसको बोलते हैं प्रवर्तन कोण। क्या बोलते हैं उसको, प्रवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, इतना जानने के बाद अब ये हम जान लेते हैं कि इसका नियम क्या होता है। ठीक है, तो नियम देखना ध्यान से, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। देखो एक ही तल में है। ठीक है, तो तीनों किस में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा नियम क्या था। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण, आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दर्पण। क्या पढ़ते हैं, दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, तो सुनना ध्यान से। दर्पण किसी भी कांच को एक तरफ से क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। अगर किसी भी कांच को एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाता है तो वह दर्पण का व्यवहार करने लगता है। दर्पण जानते हो, दर्पण जिससे तुम लोग शीशा चेहरा देखते हो अपना, जिससे तुम लोग अपना चेहरा देखते हो उसी को कहते हैं दर्पण। ठीक है, और इस दर्पण के पीछे जो हम लोग पॉलिश करते हैं वो लेड ऑक्साइड का होता है, तो एल्युमिनियम का होता है, तो सिल्वर का होता है। ठीक है, मतलब कि ये तो हम लेड ऑक्साइड का लेप लगाएंगे या फिर एल्युमिनियम का या फिर सिल्वर का। ठीक है, तो कांच जो होता है ना वो कांच बन जाता है दर्पण। ठीक है, उसमें तुम्हारा चेहरा दिखने लगेगा। ठीक है, उससे प्रतिबिंब बनने लगते हैं। ठीक है, और दर्पण फिर देखते हैं दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण दर्पण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा होता है गोलीय दर्पण। पहला क्या होता है, समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जो समतल कांच के एक तरफ पॉलिश करके बनाया जाता है। किसकी तरफ, एक तरफ पॉलिश करके बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि समतल कांच को अगर एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है, समतल कांच को अगर एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। ठीक है, अगर यही गोलीय कांच होता, अगर गोलीय कांच को, ठीक है, अगर जैसे गोला कांच है और उसके बाद गोलीय कांच को अगर हम एक इसको थोड़ा सा ऐसे काट दें, ठीक है, इसको वक्र में ऐसे हम थोड़ा काट दें, उसके बाद इसको हम एक तरफ पॉलिश करें, चाहे इस तरफ पॉलिश कर दें चाहे इस तरफ पॉलिश कर दें, एक ही तरफ करना, तो वो बन जाता है गोलीय दर्पण। क्या बन जाता है वो, गोलीय दर्पण। ठीक है, और समतल दर्पण के कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछता है ये बहुविकल्पी में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, और समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर का होता है, वस्तु के आकार का
बराबर का होता है। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है ना, वो वस्तु के आकार के बराबर का होता है। और तीसरा पॉइंट ये देख लेना कि यदि व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण को व्यक्ति की आधी लंबाई का लेना चाहिए, ठीक है। अगर उस व्यक्ति को न पूरा लंबाई देखना है दर्पण में ना, तो वस्तु का जो दर्पण लेना चाहिए वो इस व्यक्ति के लंबाई के आधी लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? इस व्यक्ति के लंबाई का आधा लेना चाहिए। तो यह समतल दर्पण बन जाता है। इस समतल दर्पण से पूरा प्रतिबिंब दिखता है उस व्यक्ति का, ठीक है। और समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन नियमित प्रवर्तन होता है। कैसा प्रवर्तन होता है? नियमित प्रवर्तन होता है। इसी ध्यान रखना है कि जो नियमित प्रवर्तन होता है वो समतल दर्पण से ही होता है। किससे होता है? समतल दर्पण से होता है। और अनियमित प्रवर्तन किससे होता है? खुरदुरी सतह से होता है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण यह किसी खोखले गोले कांच के कटे हुए भाग को एक तरफ पॉलिश कर दें तो वह प्रवर्तक तल होता है, ठीक है। एक तरफ पॉलिश करते हैं और एक तरफ प्रवर्तक तल होता है। ऐसे दर्पण को बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण बोलते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, हम लोग गोलीय दर्पण कितने प्रकार पढ़ेंगे? दो प्रकार का। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, ठीक है। पहला कौन सा है? उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण देखना ध्यान से। उत्तल दर्पण ऐसे गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक तल उभरा हुआ होता है। प्रवर्तक तल मतलब कि जिससे प्रकाश की किरणें प्रवर्तित होंगी, क्या होंगी? प्रवर्तित होंगी, उसको बोलते हैं प्रवर्तक तल। क्या बोलते हैं उसको? प्रवर्तक तल। तो मतलब ये देखो, हम देख सकते हैं ये जो है उत्तल दर्पण, मतलब कि प्रवर्तक तल उभरा हुआ तल हो। ये उभरा वाला है, उभरे वाले से अगर प्रकाश की परिवर्तन होती है तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं उसको? उत्तल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण ऐसे गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक तल दबे हुए तल से होता है और उभरे हुए तल पर पॉलिश होता है। उभरे हुए तल पर क्या होता है? पॉलिश होता है। हम देख सकते हैं ये फिगर, उभरे हुए तल पे क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। और दबे हुए तल से क्या हो रहा है? प्रवर्तित हो रहा है। तो ऐसे दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं अच्छे से कि अवतल दर्पण कौन सा है और उत्तल दर्पण कौन सा है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इसको बोलते हैं क्या? अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं क्या? उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होगा? जब दबे हुए तल से प्रवर्तित होगी और इसमें उभरे हुए तल से प्रवर्तित होगी। तो ऐसे दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण और उसको अवतल दर्पण। इसको उत्तल दर्पण, इसको अवतल दर्पण, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, फिर उसके बाद देख लेते हैं गोलीय दर्पण के मुख्य परिभाषाएं। मतलब कि इसके हम परिभाषाएं देखेंगे, फिर उसके बाद इसमें से हम ये सीखेंगे कि कौन सा मुख्य अक्ष होता है, कहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, फोकस बिंदु कहाँ पर होता है, और ध्रुव कहाँ पर होता है, द्वारक क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले फिगर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि ये जो दर्पण होता है ना, किसी गोली कांच का कटा हुआ भाग होता है। ये जो दर्पण बना होता है ना, ये किसी गोलीय कांच का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। तो अब इस गोले का कि जो केंद्र होता है ना, ये वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का जो केंद्र होता है इसको बोलते हैं क्या? वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और इस दर्पण के पूरी लंबाई को बोलते हैं दर्पण का द्वारक बोलते हैं, ठीक है। और दर्पण के मध्य बिंदु को बोला जाता है ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोला जाता है, ठीक है। और मुख्य अक्ष जो होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को अगर मिलाएंगे, किसको? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाएंगे तो जो मिलाने वाली रेखा बनेगी वो वक्रता और मुख्य अक्ष कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो दोनों के लिए वही लगभग सेम होता है। इसका वक्रता केंद्र इधर होता है, इसका वक्रता केंद्र इधर होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं वक्रता केंद्र सबसे पहले। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले के कांच का बना होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? सी से। हम देख सकते हैं किससे व्यक्त किए हैं? सी से व्यक्त किए हैं, ठीक है।
तो मतलब कि यह दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, यह दर्पण जिस खोखले गोले के कांच का बना होता है, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको सी से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? सी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं ध्रुव। फिर आता है क्या? ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? पी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। और इसके आगे और देख लेते हैं मुख्य अक्ष। फिर क्या देख लेते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। तो हम यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं कि दर्पण का वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है, इसको क्या बोल रहे हैं? मुख्य अक्ष बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इसको मुख्य अक्ष बोल रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद दर्पण का दौरा क्या होता है? दर्पण की पूरी लंबाई को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। दर्पण की पूरी लंबाई को दर्पण का द्वारक बोलेंगे। तो मतलब कि दर्पण की लंबाई जो है, ये लंबाई है पूरी। ठीक है। तो ये लंबाई लंबवत, ठीक है, ये लंबाई को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। ठीक है। और उसके बाद आगे देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इसको आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है। फिर आगे चलते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? तो सुना ध्यान से। मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उसको मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, किसको? मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। काटती है, काटती हुई प्रतीत होती है। देखो इसमें काटती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, एक्चुअल में नहीं काट रही है, इसमें काटती हुई प्रतीत हो रही। ठीक है। तो यहाँ पर देखो काटती हुई इसे डाट डाट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिल रही है। ये कौन सा दर्पण है? ये दर्पण है तुम्हारा उत्तल दर्पण। और ये कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी इधर होती है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इस साइड होती है। ठीक है। आगे देख लेते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे में? इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं मुख्य फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? तो सुना ध्यान से। मुख्य फोकस के लंबवत खींचे गए तल को फोकस तल कहते हैं। मतलब कि अगर मान लो ये अवतल दर्पण है, अगर इसका मान लेते हैं फोकस यहाँ पर है, इसका फोकस कहाँ पर है? यहाँ पर है। और इसके लंबवत ही हम क्या कर खींच दें? एक तल खींच दें, तो इसी को बोलते हैं फोकस तल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें फिगर में हम देख सकते हैं कि फोकस तल कहाँ पे है, ये देख सकते हैं। ये जो लंबवत खींचा गया लाइन है ना, यही क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। ठीक है। और इस पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा होता है। ठीक है। आगे सुना ध्यान से। फिर गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश प्रवर्तन के नियम। फिर क्या आता है? गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश प्रवर्तन के नियम। तो देख लेते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश प्रवर्तन के नियम क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें, पहला नियम क्या है? जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो प्रवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही किरणें, ऐसे मुख्य प्रवर्तन के पश्चात कहाँ से जा रहा है? मुख्य फोकस से होकर जा रहा है। प्रवर्तन के पश्चात कहाँ से जा रहा है? मुख्य फोकस से जा रहा है। इसमें मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है, मुख्य फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होता है। देखो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा है तो मुख्य फोकस से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और ये प्रवर्तन के पहला नियम भी है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रवर्तन के नियम भी हैं। ये अवतल दर्पण में देख सकते हैं, ये उत्तल दर्पण में देख सकते हैं। ठीक है। फिर आगे चलते हैं जब प्रकाश की किरणें, दूसरा नियम क्या है? जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, कहाँ से होकर जाएं? अब की बार मुख्य फोकस से होकर जाएं तो प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि मुख्य फोकस से ऐसे होकर जा रही है। कहाँ से होकर जा रही है? मुख्य
फोकस से होकर जा रही है, परिवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाए, मुख्य अक्ष के समांतर। इसी देखो इसको, इस मुख्य अक्ष के क्या हो जा रहा है, समांतर हो जा रहा है, ठीक है। अगर मुख्य फोकस के क्या होगा, अगर मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और इसमें भी देखो मुख्य, अगर मुख्य फोकस से होकर जा रहा है तो मुख्य अक्ष पे क्या हो जा रहा है, समांतर हो जा रहा है, ठीक है। फिर आगे हम देख लेते हैं तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम ये है कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएं, कहाँ से होकर जाएं, वक्रता केंद्र से होकर जाएं, तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं, उसी मार्ग से क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं, ठीक है। देखो ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, देखो ये किरण दिख रहा है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो प्रवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, मुख्य फोकस उसी मार्ग से ही वापस जा रही है। और इसमें भी देख सकते हैं उत्तल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है कि जब प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है तो उसी मार्ग से वापस लौट जा रही है, ठीक है। आगे चौथा नियम, चौथा नियम ये होता है जब प्रकाश की किरणें कहाँ पर पड़े, अब की बार ध्रुव पर पड़े, कहाँ पर पड़े, ध्रुव पर। जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर पड़ती हैं तो प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समान, मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बन से जाती हैं। किससे समान कोण, देखो ये कोण आई और कोण आर दोनों क्या बनाते हैं, समान। मुख्य अक्ष के से क्या होता है, समान कोण से परिवर्तित होती हैं, क्या होती हैं, समान कोण से परिवर्तित होती हैं। इसी तरीके से इसमें भी होता है, इसमें भी क्या होता है, समान कोण से कोण आई कोण आर हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, चलिए इसके आगे हम कल देखते हैं, ठीक है।